विशेषण, विशेषण के भेद, विशेषण की रचना उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा। हिंदी संस्कृत के उपसर्गों के द्वारा भी विशेषण बनाना देखे हैं। फारसी के उपसर्ग के द्वारा भी विशेषण बनाना देखे हैं। विभिन्न प्रत्ययों से विशेषण बनाए हैं, हिंदी के प्रत्यय, फारसी के भी प्रत्यय। इससे आगे आज देखते हैं हम कि और कौन कौन से प्रत्यय हैं फारसी के। अरबी फारसी के शब्दों से बने विशेषणों की चर्चा, शब्दों की जानकारी के लिए। नुमा एक प्रत्यय है। नुमा यह फारसी प्रत्यय है। जो शब्दों के आगे लगकर अर्थ देता है दिखाने वाला, प्रदर्शक। जैसे राहनुमा, राहनुमा, रहनुमाई शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। तो कैसे निर्माण हुआ है इसका, इसको जानने के लिए इसकी व्याख्या जरूरी है कि बना कैसे राहनुमा। नुमा प्रत्यय है फारसी का जिसका अर्थ है दिखाने वाला। राहनुमा माने राह दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, गाइड, लीडर। तो जब ये जानेंगे कि नुमा प्रत्यय है फारसी का जिसका अर्थ है दिखाने वाला, तो जहां भी नुमा लगा रहेगा उसका अर्थ निकाल लेंगे हम। एक प्रत्यय है गिन, फारसी का ही प्रत्यय है गिन। जहां भी गिन लगा रहे इसका अर्थ है युक्त। जैसे हम लिख दे गमगीन, नुक्ता है। गम का अर्थ जानते हैं हम, और गमगीन, गिन प्रत्यय लग गया तो इसका अर्थ हुआ ये गम फारसी का है, अरबी का है, और गिन फारसी प्रत्यय लग गया, अरबी फारसी विशेषण हो गया। राहनुमा विशेषण है, फारसी प्रत्यय लगा है उसमें, राह दिखाने वाला। गम अरबी का है शब्द, और गिन फारसी प्रत्यय लगा जिसका अर्थ हुआ गम युक्त, शोक युक्त। गमगिन अरबी फारसी विशेषण हो गया गमगिन। बोलते हैं हम लोग रोज रोज गमगीन माहौल, गमगीन व्यक्ति, गमगीन वातावरण, अरबी फारसी विशेषण है गमगीन। इसमें गम में ही यदि कश प्रत्यय लगा दे, कश प्रत्यय का अर्थ होता है सहने वाला, सहने वाला। नुमा प्रत्यय हुआ, गिन हुआ। अब यदि कश एक प्रत्यय है ये लगाते हैं, गमकश लिख दिए। कश का अर्थ होता है सहने वाला। कश माने जैसे गमकश माने गम सहने वाला, जिसमें गम सहने की क्षमता हो। मेहनत कश, मेहनत कश से कहते हैं जो मेहनत कर सके, जो मेहनत सह सके। तो मेहनत कश विशेषण है, गमकश विशेषण है। अरबी फारसी वर्ड हो गया गमकश, फारसी विशेषण है कश, और अरबी का गम है। गमकश माने मेहनत सहने, दुख सहने वाला, गम सहने वाला। मेहनत कश, दमकश, जोरकश बोलते हैं हम लोग। अब एक प्रत्यय है फरोश, फरोश। फरोश इसका अर्थ है बेचने वाला, देने वाला। फरोश, सरफरोश,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोश, फरोश माने बेचने वाला। सर भी फारसी का है, सर माने सिर। अब एक तरह से जब सर में फरोश लग गया तो इसका मतलब कि सर, किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए सर कटा देने वाला। सरफरोश माने अपनी मातृभूमि के लिए, अपनों की रक्षा के लिए सर कटा देने वाले को सरफरोश कहते हैं। सरफरोश विशेषण है। सर भी फारसी का है और फरोश फारसी का विशेषण है। सरफरोश जान की बाजी लगाने वाला। असली अर्थ हुआ, सरफरोश का अर्थ हुआ जान की बाजी लगाने वाला। सरफरोश विशेषण। अगला है प्रत्येक पोष। ऐसे तो पोष का अर्थ है छिपाने वाला, छिपाने वाला। मेज पोष। अब मेज जिससे ढकते हैं, जिस चीज से मेज को छिपाते हैं, जो मेज का कवर है, मेज पोष। टेबल क्लॉथ को कहेंगे मेज पोष। पोष माने ऐसे शाब्दिक अर्थ है उसका, पोष माने छिपाने वाला। मेज पोष। सफेद पोष, जो सफेद कपड़ों में छिपाए, सफेद वस्त्रधारी को सफेद पोष कह सकते हैं। अब मेज जो शब्द है, मैंने लिखा मेज पोष। पूर्व में चर्चा के दौरान मैंने एक दिन बताया है कि मेज टेबल के अर्थ में मेज पुर्तगाली शब्द है। यहाँ पुर्तगाली शब्द है मेज और इसमें पोष फारसी का प्रत्यय लगा है। अरबी के शब्दों में फारसी प्रत्यय लगाकर, पुर्तगाली शब्दों में फारसी प्रत्यय लगाकर विशेषण कैसे कैसे बनाते हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। मेज पोष विशेषण हो गया। सफेद पोष विशेषण है। पोष माने छिपाने वाला, ढकने वाला। और यदि मेज, मेजबान जो कहते हैं हम, वो मेज जो दावत की सामग्री है, भोजन की सामग्री है, जो मेजबान, मेज वो फारसी का है। मेज, मेज जहां अर्थ हो भोज्य सामग्री, दावत की सामग्री, वो फारसी का है, दावत का सामान। लेकिन मेज टेबल के अर्थ में जो हम बोलते हैं वो पुर्तगाली शब्द है। मेज पोष विशेषण। एक प्रत्यय है तरीन। तरीन, तरीन माने सबसे अधिक। सबसे अधिक शब्दों में तरीन लगा करके हम सबसे अधिक का बोध कराते हैं। ताजा तरीन, जो सबसे ताजा हो, ताजा तरीन है। बेहतरीन, तो सबसे अधिक का बोध कराता है। ताजा तरीन, ताजा भी फारसी का है और तरीन भी सबसे अधिक का बोध कराता है। रोज प्रयोग करते हैं। बेहतरीन कपड़ा है, बेहतरीन किस सामान को कहते हैं हम लोग? बेहतरीन है। ताजा तरीन तो कम प्रयोग करते हैं, लेकिन बेहतरीन रोज करते हैं प्रयोग। तरीन जहां लगा प्रत्यय, उसका मतलब हुआ सबसे अधिक। ताजा तरीन माने सबसे अधिक ताजा। बंद फारसी का प्रत्यय है। बंद प्रत्यय है। बंद का अर्थ होता है बंधा, बंधा हुआ, बांधने वाला भी। बंद प्रत्यय है जो फारसी का, इसका अर्थ होता है बंधा या बांधने वाला। जैसे पाबंद,
पाबंद प्रयोग तो करते हैं लेकिन अर्थ नहीं ध्यान देते हैं। पाबंद माने जिसके पैर बंधे हुए हैं, जैसे हम समय के पाबंद हैं, समय से पैर मेरा बंधा हुआ, उससे जकड़े हुए हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। समय का पाबंद माने समय का पालन करने वाला, समय पर आने वाला, समय से बंधा हुआ। पाबंद, पेबंद भी कहते हैं जो कपड़े में लगाया जाता है। बंद माने बांधने वाला, बांधना, बंधा हुआ। पा माने पैर, बंद माने बंधा हुआ, जिसका पैर बंधा हुआ है। एक शब्द हम प्रयोग करते हैं नालबंद। अब एक चीज है, यह नाल से देखते हैं, यदि नाल ऐसे लिखते हैं, नौ के ऊपर लगा दिए इन्वर्टेड कमा, तो है नाल जो घोड़े और बैलों के खुर में, पशुओं के खुर में जो लोहे का एक ठोकते हैं, वो नाल ऐसे लिखते हैं। और यदि नाल ऐसे लिखे एक में सटा के, तो जो डंठल होता है, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, कमल के नाल, इस नरकट का होता है नाल, कमल नाल, वो डंठल जिस पर आगे कमल बढ़ता चला जाता है, नाल, कमल नाल जिमि, वो नाल क्या है ऐसे लिखेंगे। आए जो नाल ठोकते हैं ऐसे है। अंतर सूक्ष्म करते हैं तो ऐसे तो हम लोग प्रयोग से समझ ही जाते हैं। जैसे ऐसे भी नाल लिख दे, नाल बंद, तो समझ गए, पशुओं के खुर में ठोकने वाला जो लोहे का, तो नाल बंद लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, समझते हैं हम लोग। नालबंद, नालबंद माने नाल बांधने वाला, बंद माने बांधने वाला भी, तो ना अरबी का है नाल। ये नाल जो हम कहे पशुओं के खुर में ठोकने वाला, ये नाल है। यह तो नाल बंद लिखे यदि इसमें हम, तो उसका अर्थ हुआ नाल बांधने वाला, बंद माने बांधने वाला। गुलबंद कहते हैं हम लोग, गुलबंद जो गले में लपटते हैं जाड़े के दिनों में, गुलबंद। गुलबंद माने क्या हो, गुल माने गला, गुलबंद, गुलू भी फारसी का है, उसको ऐसे लिखते हैं। अब गुलू में प्रत्यय लग गया है बंद, गुलबंद, इसका मतलब गुल माने गला, बांधने वाला, गले को बांधने वाले को कहते हैं गुलबंद। प्रयोग करते हैं, प्रयोग में आता है बंद। तो जानना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों का, उसका अर्थ जानना चाहिए क्या है। तो इस तरह से जाने हम कि भाई गुल फारसी का गला होता है, उसका अर्थ बंद माने बांधने वाला। अब एक देखते हैं हम, ची प्रत्यय है, ची, लेकिन यह तुर्की का प्रत्यय है, तुर्की शब्द है यह। एक दिन ची को बताए थे हम, जहां लगा ची का अर्थ होता है वाला। जैसे तोपची, ची माने वाला, तोप में ची प्रत्यय लगा, इसका अर्थ हो गया कि तोप वाला, तोप चलाने वाले को तोपची कहते हैं। खजांची, प्रयोग तो करते हैं खजांची, लेकिन जानते नहीं कि ची का मतलब क्या हुआ। खजाने वाले को खजांची कहते हैं, खजांची, खजाना, खजांची। नकलची, रोज हम लोग प्रयोग करते हैं, नकलची, ची माने वाला, करने वाला, नकलची नकल करने वाला। बंदूकची, बंदूक वाला। बावर्ची, ची वाला तो हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। एक दिन बताए थे हम कि डोलची, डोल बड़ी बाल्टी, तो डोलची छोटी बाल्टी। संदूकची, छोटी संदूक, उस अर्थ में ची का प्रयोग होता है। तो ची माने वाला, नकलची, तोपची, बंदूकची, संदूकची, खजांची। अब अलग है एक
बान प्रत्यय है, बान, जिसको हम लोग वान कहते हैं, वो बान, बान माने वाला, जैसे हम लोग बोलते हैं गाड़ीवान, दरबान, उस तरह से ये फारसी का प्रत्यय है बान, और इसका अर्थ होता है वाला, वही जो हम लोग वान बोल रहे हैं, वाला। जैसे बागबान, बागवान हम लोग कहते हैं बागवान, वो फारसी का प्रत्यय यदि लगाते हैं बाग में, बागबान, इसका अर्थ होता है बगीचे का मालिक, बाग वाला, बागबान। दरबान, जिसको हम लोग दरबान कहते हैं, वो फारसी का प्रत्यय बान लगाया गया तो हो गया दरबान। दरबान दरवाजा, दरबान है वो, पहरेदार है वो। मेजबान, जो बान में बोले मेजबान में, वो भी बान माने वाला। मेजबान का मतलब जो भोजन सामग्री प्रस्तुत करने वाला है, वो मेजबान है। मेज माने दावत की सामग्री, बान माने वाला। वो मेजबान में वो मेज टेबल वाला नहीं है, वो फारसी का मेज है, दावत का सामान। और टेबल का ध्यान रखिएगा, वो उसको मैंने कहा कि वो पुर्तगाली का शब्द है मेज, टेबल वाला मेज। यहाँ मेजबान बोले, मान बान प्रत्यय लगा है वाला, मेज माने दावत की सामग्री, भोज्य सामग्री। मेहरबान, मेहरबान, बान फारसी का प्रत्यय है। जब मेहरबान, मेहर, उसको उर्दू में लिखते हैं हम लोग मेहर, ये है में ह र, में आधा ह है, संयुक्त है ह र, मेहर। मेहर माने होता है दया, कृपा, करुणा। अब बान माने वाला, मेहरबान जानते हैं इसका अर्थ हम लोग। मेहरबान माने दया वाला, करुणावान। मेहरबानी माने कृपा, मेहरबानी करके ऐसा कर दीजिएगा, प्रयोग करते हैं हम लोग। लेकिन न मेहर का अर्थ जानते हैं, न बान का अर्थ जानते हैं, लेकिन प्रयोग तो करते हैं उस अर्थ में। तो हिंदी भाषा है हमारी, प्रयोग तो करते हैं, अर्थ भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मेहर क्या है, बान क्या है, मेहर का मतलब क्या है, बान का मतलब क्या है। विद्यार्थियों को ये बताना मेरा मतलब है, इसका प्रचार प्रसार करना मेरा मतलब है कि जो बोल रहे हैं, जो प्रयोग में आ रहा है, हिंदी के शब्द, संस्कृत के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, उर्दू, फारसी, अरबी के शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, जाने उसको। मेहरबान, मेहरबान दया, करुणा, प्रेम। अब एक प्रत्यय है खा, खा माने खाने वाला, खा, जहां खा लगे उसका अर्थ हुआ खाने वाला। जिससे शक्कर खा, शक्कर खा, खा प्रत्यय लगा जिसका अर्थ हुआ शक्कर खाने वाला। इसे एक दिन खोर माने भी खाने वाला बताया था, गमखोर, नशाखोर, सूदखोर। उसी तरह से खा माने भी खाने वाला, शक्कर खा, खा ऐसे इसमें है नुक्ता है, शक्कर खा, खा माने खाने वाला। एक हम लोग याद आ रहा है, प्राय एक शब्द है, शुरू में भी लगता है, प्रत्येक के रूप में भी लगता है, वो संस्कृत का लेकिन है, उसकी भी चर्चा करते हैं। प्रयोग होता है इसका, प्राय का प्रयोग शुरू में भी होता है और लास्ट में भी होता है। जिससे प्राय द्वीप लिखते हैं हम लोग, अंत में प्राय जिसे लिखते हैं मृत प्राय। ये प्रचलित शब्द हैं, सुने हैं हम लोग इसको। प्राय को संस्कृत का है, यह फारसी अरबी का नहीं है। प्राय का अर्थ हुआ ऑलमोस्ट, लाइक, जहां भी लगे। जैसे मृत प्राय का अर्थ हुआ
मृत प्राय का अर्थ हुआ ऑलमोस्ट डेड, करीब करीब जो मर गया है वो मृत प्राय है। समाप्त प्राय, प्रचलित शब्द बोल रहे हैं। लुप्त प्राय, वन्य प्राणी जो लुप्त होने के कगार पर है, ऑलमोस्ट डिसअपियर है, लुप्त प्राय। प्राय माने ऑलमोस्ट लुप्त होने के कगार पर है, लुप्त प्राय है। जो समाप्त होने ही वाला है वो समाप्त प्राय है। लाइक ऑलमोस्ट डेड को मृत प्राय कहेंगे। अब प्राय द्वीप है, पेनिनसुला जिसको कहते हैं, पेनिनसुला, सुला आइलैंड से संबंधित है। प्राय द्वीप एक द्वीप है। द्वीप को हम लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, द्वीप माने टापू जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। लेकिन प्राय द्वीप ऑलमोस्ट आइलैंड है, वो पूरा पूरा द्वीप नहीं है। जिससे भारत को हम प्राय द्वीप कह सकते हैं। वो तीन ओर से पानी से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर। यदि उत्तर की ओर भी होता सागर तो द्वीप हो जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट आइलैंड है, प्राय द्वीप। वो क्या है? प्राय द्वीप। प्राय माने ऑलमोस्ट। लाइक आइलैंड, द्वीप जैसा ही है, प्राय का अर्थ हुआ। शुरू में लगा प्राय द्वीप, इसमें लगा मृत प्राय। मृत प्राय ये संस्कृत का एक तरह से प्रत्यय है। अब जैसे हम लोग लिखते हैं अभिप्राय, अभिप्राय। अच्छा देखिए, प्रायः है, प्रायः हम लोग प्रयोग करते हैं अक्सर के लिए, प्रायः जनरली। जनरली ये प्रायः ये क्या है? बच्चों से यदि पूछा जाए कि प्रायः क्या है तो बहुत कठिनाई से बता पाते हैं। वो प्रायः एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। यह प्रायः माने अक्सर, जनरली, सामान्यतः प्रायः देखने में आता है, मतलब अक्सर देखने में आता है, बहुधा। एडवर्ब है प्रायः। प्राय, प्राय, प्रायः। अजय अभिप्राय हम बोलते हैं, प्राय में ही। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय तात्पर्य इसको कहते हैं। अभिप्राय मैंने कहने का मतलब है। हम लोग कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब है, मेरा तात्पर्य है, मेरा अभिप्राय है। लेकिन अभिप्राय और तात्पर्य में एक अंतर है। मेरे कहने का जो मतलब है उसके लिए हम अभिप्राय कहते हैं, मेरा अभिप्राय है। लेकिन किसी कथन, उक्ति, उदाहरण, कोई किताब की बातें हों, इन पंक्तियों का तात्पर्य ये है, ऐसा प्रयोग करेंगे। अब हम लिख देते हैं कि इन पंक्तियों का अभिप्राय ये है, तो देखने वाला ही जान जाएगा कि प्रयोग मालूम नहीं है अभिप्राय का। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय है, और यहाँ कहते हैं कि मेरे कहने का मेरा तात्पर्य है, ये ठीक नहीं है। मेरा अभिप्राय है, लेकिन इन पंक्तियों का तात्पर्य है। आया समझ में? अभिप्राय और तात्पर्य कहाँ प्रयोग करते हैं? इस सब विशेषण की चर्चा कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं। ये प्राय तो कुछ हटके कर दिए, लेकिन जो भी प्रत्यय लगाए हम फारसी वाला, वो सब विशेषण बना रहे थे प्रत्यय लगाकर। अब आइए कुछ और विशेषण की चर्चा करते हैं हिंदी संस्कृत के शब्दों का, बहुत कम समय में। जो आ जाता है कैसे तो समझ नहीं पाते हैं जानकारी के अभाव में। जिससे कहीं आ गया कि आर्ष वचन,
अब इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। आर्ष वचन, अब आर्ष माने क्या हुआ? ऋषि एक शब्द है, ऋषि संज्ञा, और इसका यदि विशेषण बनाते हैं हम तो आर्ष हो जाता है। अब तो समझ में आ गया कि आर्ष का क्या अर्थ हुआ। ऋषि वचन को ही आर्ष वचन कहे, यहां आर्ष विशेषण हो गया। आर्ष वचन माने ऋषियों का वचन। तो आर्ष का क्या अर्थ हुआ, कैसे बना, इसको बताया। दंपति एक शब्द है जिनका हम प्रयोग करते हैं बार बार और अर्थ नहीं समझ पाते हैं उसका। दंपति, और दंपति वो है असली जमपति, जया। उसका यदि हम करते हैं अलग अलग विखंडन तो होता है कि जाया च पतिश्च। दंपति क्या होता है, द्वंद्व समास जैसा, जाया च माने जाया और पतिश्च माने पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, दंपति। ज का द हो गया, जाया का दम हो गया, दम। संस्कृत के कुल सब नियम है, आदेश हो जाता है, नए वर्ण का आदेश हो जाता है। वो जाया च पतिश्च है, अलग अलग करेंगे तो जाया माने पत्नी, जो नियमतः शादी विवाह करके आई है वो जाया है। और जाया क्यों उसको कहते हैं? जाया जन माने पैदा करना, वो चूंकि अपने समान पुत्र पैदा करती है इसलिए जाया है। पिता क्या है? जनक है। ये दंपति है। दंपति क्या विशेषण बनाते हैं तो होता है दाम्पत्य, दाम्पत्य बंधन, दाम्पत्य जीवन प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या है दाम्पत्य? दंपत्य से बना है, वो विशेषण हो गया दाम्पत्य, ये संज्ञा। अच्छा, एक शब्द हम लोग रोज प्रयोग करते हैं, विहित। विहित क्या है? विहित प्रपत्र में जमा करना है। विहित प्रपत्र यह प्रिस्क्राइब्ड है। यहां प्री माने पहले, स्क्राइब्ड माने निर्धारित, वर्णित। स्क्राइब स्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जैसे कहते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्राइब स्क्रिप्ट क्या है? लिखना, पूर्व से जो लिखित है। विहित क्या है? अंग्रेजी बोले तो उसका अर्थ निकला, विहित का अर्थ हुआ प्रिस्क्राइब, जो पूर्व निर्धारित है, वर्णित है, निर्मित है, जो विधान द्वारा निर्मित है। कैसे? इसका अर्थ डिटरमिन्ड है, जो फिट है, प्रॉपर है, वो विहित है। विहित प्रपत्र माने प्रॉपर फॉर्मेट में, जो फिट फॉर्मेट है उसमें विहित प्रपत्र है। वो जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो विहित प्रपत्र है। बना कैसे? ये विहित कैसे हो गया? ये धा एक धातु है, धारण, निर्धारण। विहित माने निर्धारित, धा माने धारण करना। अब वी, इसमें वी उपसर्ग लग गया है। वी उपसर्ग लगा धा धातु में। इधर भूतकाल बनाने की क्रिया, जैसे हिंदी में भूतकाल बनाते हैं, अंग्रेजी में बनाते हैं डिटरमिन्ड, जैसे भूतकाल मैंने बना दिया, डिटरमाइन से डिटरमिन्ड। उसी तरह से धा से अक्त प्रत्यय लगा के संस्कृत में बनाते हैं। वी उपसर्ग धा, धातु अक्त प्रत्यय मिला करके हुआ विहित। धा विधान में भी धा है, वही है। धा में वी लगा के विधान बनाया गया। विधान द्वारा निर्धारित जो है, नियमतः कानूनतः जो निर्धारित है वो विहित है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि विहित प्रपत्र का क्या अर्थ होता है। बहुत हम लोग प्रयोग करते हैं, विहित प्रपत्र में रिपोर्ट देना है। विहित वो है जो विधान द्वारा निर्धारित है, विधात, विहित। इस तरह से शब्दों का निर्माण है। अर्थ समझने के लिए
अब विशेषण बना रहे थे हम, जैसे एक जटिल शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। जटिल विशेषण है, कैसे बनाया, क्या अर्थ हुआ जटिल का? जटिल माने कठिन कह देंगे, यही ना मतलब क्या इसका हुआ? जटा जो है, जटा से बना है जटिल, जटा से बना जटिल, जटा संज्ञा है तो इसका विशेषण हुआ जटिल। जटा जैसे उलझा हुआ रहता है, कंपैक्ट, एक ही में इतना उलझा हुआ, बाल में जटा, लट, जटा जुट। अच्छा, जटा जुट क्या है? जटा जुट का अर्थ क्या है? हम लोग बोलते हैं एकजुट, क्या मतलब हुआ? एकजुट, जुट क्या है? जुट एक ही में जुटा रहता है, जुटा हुआ, जटा जुट, जटाओं का जुटना, एक ही साथ, गुथम गुथ, एकजुट। वो जटा है, जटा से विशेषण बना जटिल। जटिल ऐसा चीज है जो एक ही में कॉम्प्लिकेटेड है, सुलझाने नहीं बन रहा है, जटा से बना है जटिल। एक है जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं प्राथमिक और प्रारंभिक, विशेषण है दोनों। प्राथमिक विद्यालय, एक है प्रारंभिक। दोनों हम लोग प्रयोग करते हैं, दोनों विशेषण है। एक प्रथम से बना है, प्रथम में इक लगा के प्राथमिक विशेषण बना, इक लगा के विशेषण बनता है। और प्रारंभ में इक लगा के प्रारंभिक बना। दोनों में अंतर है। प्राथमिक विद्यालय कहते हैं उसको जो बिल्कुल प्राइम है, प्राइमरी, फर्स्ट स्टेज ऑफ समथिंग। एजुकेशन का जो फर्स्ट स्टेप बनाया गया है, एक 1 to 5, वो प्राथमिक है, प्रथम है, प्राइम है, प्राइम नंबर, प्राइम है वो, उससे नीचे। अब प्रारंभिक क्या है कि प्रारंभ का ये मतलब नहीं हुआ हम कहीं से भी प्रारंभ कर सकते। प्राथमिक जो है, प्रथम जो है, 1 से शुरू होगा, प्रथम माने पहला। लेकिन प्रारंभिक जो है वो कहीं से शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ तो कहीं से कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा है कि 1 से करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कक्षा 6 से 8 का जो विद्यालय है वो भी प्रारंभिक विद्यालय है, वो प्राथमिक नहीं है, वो प्रारंभिक है। व्यवहार में भी हम लोग जो विद्यालय 1 to 8 हैं, 1 से 8वीं कक्षा तक के, उसको प्रारंभिक विद्यालय कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल है वो। यह है प्राइमरी है, प्राथमिक, तो यह एलिमेंट्री है। यह एलिमेंट्री है। तो एलिमेंट्री का अर्थ हुआ, एलिमेंट्री और प्राइमरी में अंतर है, प्राथमिक और प्रारंभिक में भी अंतर है। प्रारंभिक विद्यालय माने 1 to 8, 6 to 8, प्राथमिक विद्यालय 1 to 5। 1 to 8 को प्राथमिक नहीं कहेंगे। प्रारंभिक का एक अंग्रेजी, एक हम लोग ये भी देखते हैं प्रारंभिक का, प्रिलिमिनरी प्रयोग करते हैं हम लोग। प्रिलिमिनरी, वो प्रारंभिक क्या है? वो भी विशेषण है। प्रिलिमिनरी एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। एडजेक्टिव के सेंस में है प्रिलिमिनरी, विशेषण है। और कैसे एलिमेंट्री से भिन्न है प्रिलिमिनरी, दोनों का हिंदी प्रारंभिक है। एलिमेंट्री माने प्रारंभिक और प्रिलिमिनरी माने भाई प्रारंभिक। जैसे हम प्रिलिमिनरी एग्जाम जो कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, सिविल परीक्षाओं की, वो प्रिलिमिनरी क्या है? हिंदी में तो हो गया प्रारंभिक, लेकिन अर्थ नहीं पता चला कि प्रिलिमिनरी क्या है।
प्रिलिमिनरी का अर्थ हो रहा है प्री माने भी पूर्व में, प्री माने पूर्व, वो पूर्व की बात है किसी मेन चीज के आने के। कमिंग और हैपनिंग समथिंग इल्स बिफोर अदर इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण काम के पहले कुछ होने वाला प्रिलिमिनरी है। जैसे मुख्य परीक्षा बाद में है, उसके पहले प्रारंभिक है। हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। कमिंग बिफोर समथिंग एल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो बड़ी महत्वपूर्ण है उससे पहले कुछ होने वाला, आने वाला जो चीज है वो प्रिलिमिनरी है। एलिमेंट्री में ऐसा अर्थ नहीं है। प्रिलिम है वो, प्री पूर्व की बात है, पूर्व की घटना है, गतिविधि है। किसी बड़ी घटना के पहले जो कोई गतिविधि है, कार्य है, वो प्रिलिम है, प्री। आगत निर्गत भी हम लोग, आगत पत्र, निर्गत पत्र, आगत पंजी, निर्गत पंजी, वो आगमन निगमन से बना है। आगमन निर्गमन, आगमन संज्ञा है, इससे बना है आगत, आगत पंजी, आगत पत्र। निर्गमन है, इससे बना है निर्गत। आगत निर्गत क्या है? विशेषण है दोनों, आगत निर्गत। पैतृक विशेषण है, पैतृक संपत्ति, पिता से बना है पैतृक, विशेषण बन गया। अच्छा, ठंड का विशेषण, ठंडा, ठंडा विशेषण है। तेज का विशेषण तेजस्वी। तो इस सब मैंने विशेषण के अध्याय के अंतर्गत ही चर्चा किया है। विशेषण, विशेषण के भेद, विभिन्न प्रकार के विशेषण, उनका निर्माण कैसे हुआ, बहुत सारे विशेषण है। प्रसंगवश उनकी चर्चा जरूर करेंगे हम, कैसे विशेषण बनते हैं। इसके बाद के अध्याय में हम देखेंगे, ये चर्चा कभी कर देंगे कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। एक दिन बताए थे कि लघु, लघुतर, लघुतम, महत, महत्तर, महतम, बृहत, बृहत्तर, बृहत्तम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ये मूल अवस्था है सुंदर, उत्तरावस्था है सुंदरतर, और उत्तमावस्था है सुंदरतम। लघु मूलावस्था है विशेषण की, लघुतर उत्तरावस्था है। इसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहते हैं इंग्लिश में। लघु पॉजिटिव है, लघुतर कंपैरेटिव, और लघुतम सुपरलेटिव। लघुतम जो शब्द है गणित का, उत्तमावस्था है विशेषण का, उससे लघु कुछ नहीं है, वो लघुतम है। धन्यवाद।